हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का जो है वो अनऑर्थोडॉक्स लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो इलेक्ट्रिकल मशीन है, जिसमें कि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने 4 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है। और यहाँ पर हम अपने सबसे पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, यानी कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। सेकंड पॉइंट में जो हम पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक जो इसी में ही पहले लेक्चर में जो कवर किया हुआ है, उसमें हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में जानेंगे। और उसके बाद का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में जानेंगे। और फाइनली जो है वो हम स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी मोटर के 2 पार्ट जो मुख्य होते हैं वो होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। तो यहाँ पर जो स्टेटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो स्टेटर होता है, उसमें हम जो वाइंडिंग करते हैं वो हम 3 फेज सप्लाई के लिए करते हैं। यानी कि वो जो वाइंडिंग है वो 3 फेज सप्लाई के लिए होगी और वो डेल्टा या स्टार कनेक्शन में हम उसको रखेंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो वाइंडिंग हम करते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिकल एंगल जितना रहता है वो हमारा 120 डिग्री का रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो, दिस इज द 120 डिग्री जो एंगल है वो रहेगा, 120 डिग्री का एंगल रहेगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि 120 डिग्री के एंगल से हमारे 3 फेज जो वाइंडिंग है उसको हम कनेक्ट करते हैं। यानी कि ये पहला फेज, ये दूसरा फेज जो है वो इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री से स्प्रेड रहता है, तीसरा जो फेज है वो हमारा ये उसके 120 डिग्री एंगल से रहता है। यानी कि तीनों जो फेजेस हैं उसकी जो वाइंडिंग है वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री से जो है वो स्प्लिट रहता है। यानी कि व्हेन वी कनेक्ट द स्टेटर टू ए 3 फेज एसी सोर्स, जैसे ही हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यानी कि सपोज अगर मैं इस मोटर की बात करूँ, सपोज दिस इज द स्टेटर ऑफ द मोटर, दिस इज द स्टेटर ऑफ द मोटर, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर। और यहाँ से अगर मैं इसको सप्लाई देता हूँ, इसे 3 फेज सप्लाई दी है, 3 फेज सप्लाई आपने कनेक्ट कर दी, तो इसके अंदर आप जानते हो कि बाइंडिंग हो रखी होगी, बाइंडिंग में सप्लाई जाएगी, बाइंडिंग 3 फेज में आपकी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको सिंक्रोनस स्पीड से घूमना शुरू कर देता है। यानी कि जो हम यहाँ पर स्पीड बोल रहे हैं इसका नाम है सिंक्रोनस स्पीड, जिसके बारे में अभी आपको बाद में बताया जाएगा। यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर डायग्राम जो आपको 3 फेज सप्लाई के बारे में दिखाया गया है, यानी कि सभी लोग जानते होंगे कि हमारे 3 फेज होते हैं, एक होता है रेड फेज, दूसरा होता है येलो फेज और तीसरा होता है वाई फेज। यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैंने भी बताया था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप बाइंडिंग्स देखो कि रोटर में जो हमारी बाइंडिंग्स है वो इस तरह से हो रखी हैं। यानी कि 3 बाइंडिंग आपको दिखाएंगे 3 कलर से अलग अलग, यानी कि एक ये कलर हो गया येलो कलर, दूसरा जो है ब्लू कलर से, और तीसरा जो है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया ब्लैक कलर से। यानी 3 फेज हैं, तीनों फेज का जो आपकी जो बाइंडिंग की गई है 3 फेज सप्लाई के लिए बाइंडिंग कर रखी है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो साथ के साथ में इस तरह से रोटेट भी कर रहा है, और उस पर्टिकुलर रोटेशन की जो स्पीड है उसको हम बोल रहे हैं एनएस, यानी कि दिस इज कॉल्ड एज द सिंक्रोनस स्पीड। नाउ स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स। तो हियर आप देखो कि जो हर एक इंस्टेंट पर इस फील्ड की पोजीशन आपकी चेंज हो रही है, और ये जो चेंजिंग है वो हमारा कितनी स्पीड से हो रहा है, दैट इज अभी जो मैंने बताया था इस सिंक्रोनस स्पीड से हो रहा है 120। यहाँ पर जो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है उसको हम देखते हैं, उस किससे देते हैं 120 F/P, यानी कि दिस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। इंडिया में आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी सप्लाई कितनी होती है, दैट इज द 50 हर्ट्ज, एवरीबडी नोज, नहीं 50 हर्ट्ज होती है। उसके बाद में जो नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करता है, यानी कि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं अपनी मोटर को 2 फेज की मोटर बनाता हूँ और उसमें अगर ये जो अपनी 50 हर्ट्ज की सप्लाई वाली सप्लाई देता हूँ, देन तो हमें जो स्पीड मिलेगी वो कितनी मिलेगी,
सिंक्रोनस स्पीड दैट विल बी द 3000 RPM। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स 2। इसको आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे 3000 RPM, यानी कि सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे से समझने वाली बात है कि जैसे ही आपने 3 फेज सप्लाई दी मोटर को, मोटर के स्टेटर को आपने 3 फेज सप्लाई दी, मोटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि रोटेटिंग क्यों? क्योंकि ये घूमना स्टार्ट कर देता है और उसकी स्पीड क्या होगी? 3000 RPM। बिल्कुल फिक्स है, एकदम से फिक्स। RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 3000 बार घूमेगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स मोटर के चेंज कर देता हूँ, अगर मैं अपनी मोटर को 4 पोल के लिए डिजाइन कर देता हूँ तो क्या होगा? 4 पोल के लिए डिजाइन करने पर, चूंकि आप देख रहे हो कि पोल्स जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये हमेशा स्पीड को घटा देंगे। 4 पोल की मोटर के लिए जो जस्ट हमारी स्पीड रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? आप करके देख सकते हो। इसमें आप सारी वैल्यूज फिट करना, आपको मिल जाएगा 1500 RPM मिलेगी केवल। और उसके बाद आप देखोगे कि अगर ये जो हमारे नंबर ऑफ पोल्स 6 रह जाते हैं तो इसकी स्पीड जो घट करके 1000 RPM हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पोल्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सिंक्रोनस स्पीड जो है वो जो मोटर का जो फ्लक्स है उसकी स्पीड जो है वो घटती चली जा रही है। इसी तरह से जो इसमें दूसरा पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स। यहाँ पर मैग्नीट्यूड रोटेटिंग फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट फ्लक्स जो घूम रहा होता है वो हमारा उसकी वैल्यू होती है 1.5 ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा कि ये 1.5 फाइएम है क्या चीज़। फाइएम क्या है बेसिकली? वैसे तो 3 फेज सप्लाई में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पर आप जानते हो कि जो हमारे 3 फेज होते हैं, यहाँ पर ये तीनों फेज जो आपको दिखाए गए हैं, तीनों फेज जो 3 फेज आपको दिख रहे हैं, तो इसको अगर मैं लिखूँ इसके फ्लक्स की इक्वेशन, तो जो हमारा पहला फ्लक्स की इक्वेशन होगी पाई आर, रेड फेज के लिए लिखें तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी? क्योंकि ये साइनोसॉइडल है, यानी पाई एम साइन ओमेगा टी। दूसरा जो अगर हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा? सपोज दिस इज द ब्लू फेज के लिए लिखते हैं तो क्या आएगा? पाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। और जो तीसरा फेज होगा उसको आप क्या लिखोगे? जो तीसरा फेज है अभी हमारे यहाँ पर येलो फेज होता है, यानी कि पाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 240 डिग्री। यानी कि तीनों फेजों के अंदर जो हमारे फेज डिफरेंस है वो आप देख रहे हो वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस्ड है। उसके बाद तो यहाँ पर अगर मैं तीनों ही फेजेस के द्वारा जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और वो जो है NS स्पीड से घूम रहा है, उसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी? उसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी, यानी कि इन सभी का जो है वो वेक्टर सम, फेजर सम होगा। यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आती है वो होती है 1.5 फाइएम। और फाइएम क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स ड्यू टू एनी ऑफ द फेज। तो डियर फ्रेंड्स, आपने इसको देखा, इसमें 2 पॉइंट्स आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इम्पोर्टेंट थे कि आप जैसे ही किसी भी मोटर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को आप जैसे ही सप्लाई देते हो वैसे ही क्या काम होता है कि फ्लक्स जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। यानी कि आप देख रहे हो कि लगातार इस फ्लक्स की पोजीशन जो है वो 3 फेज आपको दिखाई दे रही है, 3 फेज, यानी कि रेड, ग्रीन और तीसरा जो है ब्लू, ये तीनों ही जो है वो आप देख रहे हो कि यहाँ से जो है लगातार इसकी फ्लक्स की पोजीशन जो आपको दिखाई दे रही है ये लगातार चेंज हो रही है। और ये चेंजिंग किस गति से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये बिल्कुल फिक्स रहती है, यानी कि NS डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पोल्स एज वेल एज फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है सप्लाई की, 50 हर्ट्ज है। यानी कि जो जिस नंबर ऑफ पोल्स के लिए मोटर हमारी डिजाइन की गई है वो बताएगी कि उसकी स्पीड क्या होगी। यानी कि अगर हमारे 2 पोल की मोटर है तो फ्लक्स की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 3000 RPM। और दूसरा जो होगा वो कितनी होगी? अगर 4 पोल्स की मोटर है तो 1500 RPM। इस तरह से जो है हम इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। सेकंड जो पॉइंट है वो आपका जो है वो कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विच विल बी रोटेटिंग, वो कितनी होगी वो मैंने आपको बताया। ये आपको अपने याद करके रखना है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर को इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम इसको याद करके रखेंगे कि ये जो वैल्यू होती है वो 1.5 फाइएम होती है। यानी कि फाइएम क्या है? फाइएम इज द मैक्सिमम फ्लक्स ड्यू टू एनी वन ऑफ द फेज। और 1.5 क्या है? किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप रिजल्टेंट फ्लक्स देखो वो तीनों फेज की वजह से वो कितना होगा? दैट विल बी द रिजल्टेंट रोटेटिंग फ्लक्स 1.5 फाइएम।
Now we are moving towards the another part of this motor, that is the construction details of 3-phase इंडक्शन मोटर। यानी कि जहाँ तक इसके कंस्ट्रक्शन की बात है तो वो बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे आप पहला पॉइंट जो लिखा हो वो आप समझ ही रहे हो कि इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है। फिर से मैं बता देता हूँ कि इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम दे रहे हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देती है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, इन द केस ऑफ 3-phase AC ऑल्टरनेटिंग करंट ऑपरेशन द मोस्ट वाइडली यूज्ड मोटर इज ए 3-phase इंडक्शन मोटर। यानी कि अगर आप इस मोटर की बात करोगे तो आप ये अपने मतलब जहाँ भी आप देखोगे इंडस्ट्री में सभी जगह मैक्सिमम जगह जो है वो आपके 3-phase इंडक्शन मोटर का यूज होता है। और अगर हम अपने आसपास देखें तो हम किसी भी फ्लोर मिल में चले जाएं, यानी कि जो आटा चक्की होती है वहाँ पे जाकर के देख लें 3-phase इंडक्शन मोटर लगी होगी, या ट्यूबवेल पे जाकर के खेतों में जो ट्यूबवेल लगे रहते हैं वहाँ जाके देखें तो वहाँ पे 3-phase इंडक्शन मोटर लगी होगी। यानी कि इसका जो पर्पज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि इसका जो यूज है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें होता क्या है, दिस टाइप ऑफ मोटर डज नॉट रिक्वायर एन एडिशनल स्टार्टिंग डिवाइस। क्यों इतनी ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि इसमें जो है एडिशनल स्टार्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा पॉइंट जो सबसे पावरफुल है वो क्या है, दीज टाइप्स ऑफ मोटर्स आर नोन एज सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर। यानी कि अभी पहले ही बताया था कि इसमें स्टार्टिंग डिवाइस की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज ए सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर। और चौथा पॉइंट जो आपका इसमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, हम कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में जानने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि 3-phase इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। वो अभी आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लो। यहाँ पर जो है ये जो है इसका मोटर का रोटर है, रोटेटिंग पार्ट। दूसरा ये है स्टेशनरी पार्ट, यानी कि स्टेशनरी पार्ट को आप सप्लाई देते हो। इस वायरिंग कवर जो आपका लगा हुआ है इसमें आपके टर्मिनल्स बाहर निकले होते हैं मोटर के, यहाँ पर आप 3-phase सप्लाई इसको देते हो। 3-phase सप्लाई जो होती है वो स्टेटर पर जो बाइंडिंग की रखी होती है उसमें 3-phase सप्लाई जाती है। इसकी कोर को मैग्नेटाइज करती है, मैग्नेट्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि या तो 2 पोल की मोटर बनाई होगी या 4 पोल की मोटर बनाई होगी, 6 पोल की मोटर बनाई होगी, तो वो पोल्स यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। और उसकी वजह से जैसे ही आप सप्लाई देते हो वैसे ही यहाँ पर एक रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो कि मैंने अभी बताया था किस स्पीड से घूमेगा, यस सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1.5 m। दूसरा जो पार्ट है दिस इज द रोटर पार्ट। इसके अलावा ये जो यहाँ पर एंड वेल लगा हुआ है, यानी कि इस मोटर को हम कवर करेंगे, यानी कि इस साइड से और दूसरी साइड से इधर से, ये हमारे एंड वेल्स हैं। इसके अलावा इस पर जो है ये जो आप देख रहे हो ये फैन ब्लेड्स हैं, जो कि मोटर के रोटर को यानी कि अंदर के पार्ट को जो है वो एयर देने के काम आते हैं, जिससे कि मोटर की जो बाइंडिंग है उसको कूलिंग मिलती रहे। जो हैवी जो मोटर्स होती हैं उसमें इस तरह के अरेंजमेंट किए जाते हैं। यहाँ पर जो पहला पार्ट है मोटर का दैट इज कॉल्ड द स्टेटर। स्टेटर के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। अब इसके अंदर की डिटेल के बारे में बताएंगे, इसको किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो स्टेटर कंसिस्टिंग ऑफ स्टील फ्रेम, यानी कि ये कौन सा फ्रेम होता है, दिस इज द फ्रेम ऑफ मेड बाय द स्टील से बना होता है, स्टील स्ट्रक्चर होता है दैट सपोर्ट ए हॉलो सिलिंड्रिकल कोर। जैसा कि आप देख रहे हो इस फिगर में कि इसके अंदर जो है वो हॉलो सिलिंड्रिकल कोर होती है। कोर जो है वो आप इसके इनर पेरीफेरी को देखो, ये जो है वो पूरी आपको कोर दिखाई देगी। इस कोर के ऊपर क्या है, व्हाट इज ऑन दिस कोर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टैक्ड लैमिनेशंस। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो होते हैं वो स्टैक्ड लैमिनेशन होते हैं। इस तरह के लैमिनेशंस होते हैं जिसमें हम बाइंडिंग को फंसाते हैं, यानी बाइंडिंग को हम लगाते हैं उसके अंदर। एंड लैमिनेशन हैविंग ए नंबर ऑफ इवनली स्पेस स्लॉट्स, यानी कि यहाँ पर इवनली स्पेस स्लॉट्स लगे होते हैं, प्रोवाइडिंग द स्पेस फॉर द स्टेटर बाइंडिंग 3-phase बाइंडिंग सर्किट जो है वो हम इसके ऊपर रखते हैं फिर, और जिसको कि हम फाइनली किस से कनेक्ट कर देते हैं 3-phase सप्लाई से। वी अरेंज द 3-phase बाइंडिंग इन सच ए मैनर इन द स्लॉट दैट दे प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम इसको इस तरह से इसके ऊपर लगाते हैं जिससे कि आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो आपका जो सेकंड इस मोटर का जो सेकंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं रोटर पार्ट, जो कि रोटेटिंग होता है, रोटेट करता है। यहाँ लिखा हुआ है कहते हैं कि द रोटर ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल लैमिनेटेड कोर। यानी कि ये जो आप दूसरा पार्ट देख रहे हो, इस यहाँ देखो आप, ये जो दूसरा पार्ट है अनदर पार्ट इनसाइड है जो, इसको हम बोलते हैं रोटर।
ये किस तरह से बना होता है? दिस इज मेड बाय द सिलिंड्रिकल लेमिनेटेड कोर। सिलिंड्रिकल लेमिनेटेड कोर यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये सिलिंड्रिकल कोर है और लेमिनेटेड है विथ पैरेलल स्लॉट दैट कैन कैरी कंडक्टर्स, यानी कि इसके ऊपर जो है वो कंडक्टर्स को हम अरेंज करते हैं जिसमें कि करंट फ्लो करती है। द कंडक्टर्स आर हैवी कॉपर और एल्यूमिनियम बार्स। जो कंडक्टर होता है यहाँ पर जिसमें करंट फ्लो करती है उसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो किस तरह का होता है? वो दो तरह का हो सकता है, तो हैवी कॉपर और एल्यूमिनियम बार होंगी, यानी कि ये जो इस तरह का जो रोटर होगा वो कुछ अलग टाइप का होगा, उसका नाम अलग होगा जिसको कि हम थोड़ी देर में समझेंगे। और दूसरा जो रोटर अरेंजमेंट होता है उसमें आप सिंपल कॉपर का वायर लेकर के उसमें बाइंडिंग करते हैं इस तरह से। तो दो टाइप के अरेंजमेंट हो गए। पहले अरेंजमेंट में कॉपर की बार होंगी या फिर वो एल्यूमिनियम की भी हो सकती हैं, वो काफ़ी हैवी और थिक होती हैं। इसके अलावा दूसरे केस में क्या होता है, प्रॉपर बाइंडिंग होती है जो कि 3 फेज सप्लाई के लिए हम उसको बना देते हैं और इस रोटर के ऊपर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो आप देख रहे हो कि अगर हैवी कॉपर और एल्यूमिनियम बार्स हैं तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप वहाँ पे बना करके एंड रिंग के द्वारा आप उसको शॉर्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज कॉल्ड एज द एंड रिंग। इस एंड रिंग के द्वारा ये कॉपर की जो बार है उनको आप यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। दोनों साइड से, इधर से भी करेंगे और बैक साइड से यहाँ से भी करेंगे, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर शॉर्ट कर देते हो। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको देखने का है वो क्या है? तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर देखने का है वो स्क्यूड से रिलेटेड है। यानी कि ये जो शाफ्ट होती है यानी कि 10 स्लॉट्स जो यहाँ पर होती हैं वो एक कुछ तिरछी सी होती हैं, यानी कि स्क्यू किया गया है यहाँ पर। वो किस लिए किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जब मोटर कोई घूमती है तो उसमें जो है वो मैग्नेटिक हमिंग की साउंड सुनाई देती है। वो हमिंग की साउंड को हमें अगर कम करना है यानी कि तो हमें इसमें जो है वो इसको स्क्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमें स्लॉट को थोड़ा सा टेढ़ा लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम रोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ें तो रोटर का कंस्ट्रक्शन जो इस मोटर का है वो दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज द स्क्विरल केज रोटर। जो पहला जो रोटर है वो स्क्विरल केज रोटर होता है। जैसा कि नाम बता रहा है, सभी लोग जानते हैं स्क्विरल, स्क्विरल का मतलब गिलहरी होता है। केज, केज का मतलब पिंजड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर हम किसी जीव को किसी पिंजड़े के अंदर जैसे रखते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर, जिसकी उसको हम यहाँ पर उस तरह के स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिजाइन करके यहाँ इस पर्टिकुलर मोटर में हम यूज करते हैं। यानी इसीलिए इस पर्टिकुलर रोटर का नाम है स्क्विरल केज रोटर। तो यहाँ आप देखो लिखा हुआ है रोटर बाइंडिंग कंपोज्ड ऑफ कॉपर बार्स, यानी कि ये जो रोटर बाइंडिंग है, रोटर बाइंडिंग की तरह ना होकर के ये मोटी मोटी कॉपर की बार्स होती हैं, इस तरह से इसको हम अरेंज करते हैं। और ये कुछ तिरछी लगी होती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, स्क्रू प्रोवाइड करते हैं जो कि मैग्नेटिक हमिंग को जो है वो कम कर देता है। इस तरह से ये रहती हैं और उसके बाद में ये सारी जो कॉपर की बार्स हैं उसको हम इस तरह से शॉर्ट कर देते हैं। इस तरह से हम दोनों, इसको हम बोलते हैं एंड रिंग। एंड रिंग के द्वारा आप शॉर्ट कर देते हो और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो आप देख रहे हो उसको आप इस तरह से रोटर के ऊपर फिक्स कर देते हो। यानी कि पूरा ही जो स्ट्रक्चर है वो अब आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये एक आपका सॉलिड पार्ट है। यहाँ तो आपको जो है ना केवल ऊपर का स्केलेटन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हॉलो है, लेकिन जब आप इसको ऊपर इसके प्लेस कर देते हो तो ये आपका रोटर बन जाता है। तो इस तरह का जो रोटर होता है उसमें दो चीज़ें मुख्य हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक पहले जो कहलाती है कॉपर बार्स और दूसरा जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड एज द एंड रिंग्स। तो दूसरी टाइप की मोटर होती है, जो दूसरे टाइप का रोटर होता है उसको हम बोलते हैं बाउंड रोटर। यहाँ पर इस वाले रोटर को हम बाउंड रोटर बोलते हैं। बाउंड रोटर के केस में हम इस वाले रोटर को हम दूसरा नाम भी देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग टाइप। रोटर बाइंडिंग बाउंड बाय वायर्स। यहाँ पर क्या होता है, जो बाइंडिंग है वो वहाँ पर हम किससे कर रहे थे, कॉपर बार से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर बाइंडिंग होती है। प्रॉपर बाइंडिंग कॉपर बार के थ्रू इसके ऊपर कर दी हमने, यानी कि 3 फेज की सप्लाई है तो 3 फेज की 3 बाइंडिंग आपकी इस पर लगा दें। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर निकाल करके यहाँ पर 3 जो सब इसको हम डेल्टा स्टार में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप अगर देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रक्चर, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिकल डायग्राम फॉर द स्टेटर, यानी कि 3 फेज सप्लाई आप स्टेटर को दे रहे हो यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर बात जो है वो स्टेटर की नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो रोटर की कर रहे हैं। तो ये दूसरा पार्ट जो है वो रोटर है, यानी कि ये तो रोटर
रोटर के ऊपर ये तीनों वाइंडिंग कर रखी हैं, तीनों फेज, और उसके बाद इन तीनों को जो है वो स्टार फैशन में कनेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद इसके जो 3 टर्मिनल निकले हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, और वो तीनों टर्मिनल जो हैं वो इनको यहाँ से देखो, अब आप इस डायग्राम पे आ जाओ, इस पर देखो कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो रोटर का पार्ट है। ये जो 3 वाइंडिंग है वो तीनों आपकी सप्लाई यानी कि स्टार में कनेक्टेड है, और इसके बाद जो तीनों टर्मिनल जो निकल के आ रहे हैं इनको हम बाहर निकाल के ले आते हैं। इस तरह से इसको ये बाहर जो आपके निकल के आ रहे हैं तीनों टर्मिनल, ये इस तरह से आ जाते हैं, और उसके बाद इनको हम स्लिप रिंग के थ्रू यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं। स्लिप रिंग के बाद हम इसको जो है वो ब्रशेस के थ्रू एक्सटर्नल कनेक्टेड रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं। यानी कि ये तो पार्ट हो गया पूरा मोटर के अंदर का, यानी कि रोटर है, और ये जो पार्ट है ये एक्सटर्नल है, यानी कि यहाँ पर जो है इसके कनेक्शन है वो रेजिस्टेंस के थ्रू दे दिए गए हैं। यानी कि तीनों जो रेजिस्टेंस है वो इसको कनेक्ट करके फाइनली इसको जो है वो इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि आपका स्टार कनेक्शन कहलाता है। अब व्हाट इज द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट? तो इसका पर्पज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में संभव नहीं होता है। हमें अगर मोटर के टॉर्क को बढ़ाना है तो ये देखा गया है कि यहाँ पर रोटर का रेजिस्टेंस जो है वो हम अगर कुछ रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दें, रोटर में रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो अच्छा मिलने लगता है। इसकी वजह से तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो बाउंड रोटर टाइप की मोटर में संभव हो जाता है। यानी कि अगर हमें लोड ज़्यादा लेना है, इसका मतलब हमारा मोटर का जो टॉर्क जो है वो अच्छा रखना पड़ेगा। तो उस टाइप में हैवी लोड के लिए जो मोटर यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज द बाउंड रोटर टाइप, और जो लाइट लोड के लिए मोटर यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज द स्क्विरल केज रोटर टाइप। तो यहाँ से आप मुख्य बातें अब आप ध्यान दें कि यहाँ क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर इसमें जो है वो बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग जो है वो आपकी कनेक्शन डेल्टा स्टार में रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आपका दूसरा पॉइंट जो है उसको आप एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ेंगे, और एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने के लिए आपको स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जो है वो रोटेटिंग पार्ट को जो है स्टेशनरी पार्ट से जोड़ना है। स्लिप रिंग चाहिए, उसके साथ में ब्रशेस चाहिए, कार्बन के ब्रशेस, और उसके बाद में जो है वो एक्सटर्नल रिहोस्टेट की ज़रूरत है, जो कि इस 3 फेज सप्लाई को यहाँ से जोड़ेगा और आपके रोटर के सर्किट में रेजिस्टेंस को इंसर्ट करेगा, और ये जो रेजिस्टेंस होगा वो स्टार्टिंग में बेटर टॉर्क के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर के पास करूं, तो हमारे जो रोटर इंडक्शन मोटर का जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंडिंग ऑन द रोटर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो फिर हमारे 2 टाइप की इंडक्शन मोटर हो गई। पहला कहलाता है हमारे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरी जो है वो कहलाती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और इसका नाम जो होता है वो एक और नाम होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। तो जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था, क्या था, इट इज सिंपल। स्क्विरल केज मोटर सिंपल रहती है, जैसा कि आपने इसके स्ट्रक्चर को देखा, केवल एक सिंपल सा पिंजड़ा बना हुआ है, केज टाइप का स्ट्रक्चर है। लो कॉस्ट मोटर रहती है, रोबस्ट रहती है, और इसमें मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही कम मेंटेनेंस रहता है। लेकिन जो दूसरी टाइप की मोटर है उसमें आप देख रहे हो कि कुछ उसमें कॉम्प्लेक्सिटी की गई है, एक्सटर्नली उसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वहाँ पर जो है वो मेंटेनेंस हमारा बढ़ जाता है और एक्सपेंसिव भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्लिप रिंग भी चाहिए, कार्बन ब्रशेस भी चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पर कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन उससे क्या होता है आपको बेटर टॉर्क मिलने लगता है। इसी तरह से जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2 टाइप की मोटर होती हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फेजेस। इंडक्शन मोटर जो है वो 2 टाइप की होती हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर तो अभी हमारी चली रही है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग बाद में कंसंट्रेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर रहा इसका 3 फेज इंडक्शन मोटर का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स कितना रोटेट करता है, वो सारी बातें आपने देखी। और उसके बाद में आपने देखा कि हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में आपने पढ़ा। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।